अऊज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर जहाँ से हमने सेकंड लेक्चर ख़त्म किया था इलास्टिसिटी पे हम थे कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी और मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले जो इलास्टिसिटी हम पढ़ रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो प्राइस में चेंज है उसका क्या रिस्पांस आता है क्वांटिटी की जानब से, यानी द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। और उसके बाद हमने इसकी कुछ केसेस देखे थे कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो कब प्राइस इलास्टिसिटी जो है कब 1 होती है, उसके बाद कब ग्रेटर देन 1 यूनिटी और लेस देन 1, और कब उसके एक्सट्रीम केसेस होते हैं कि जब प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो एक मेथड हमने पढ़ा था दैट इज़ परसेंटेज मेथड, और इसमें अब जो है एक और मेथड है दैट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। In this method, the elasticity of demand is measured with the help of total expenditure incurred by customer on purchase of a commodity। अब टोटल एक्सपेंडिचर आप निकालते हैं तो आप प्राइस पर यूनिट को क्वांटिटी डिमांडेड जितनी भी क्वांटिटी है उसको उसकी प्राइस से ज़रब देते हैं तो आपके पास एक्सपेंडिचर निकल आता है। तो अगर जो है किसी चीज़ की जो है प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी में इस तरह से तब्दीली आए कि टोटल में जो है यानी प्राइस में चेंज और क्वांटिटी में चेंज दोनों बराबर भी हों, और जब हम टोटल एक्सपेंडिचर उसका निकाल लें तो वो पहले जितना ही रहे, तो इसको हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड से इलास्टिसिटी जो है वो 1 के बराबर होएगी। लेट के P इज़ इक्वल टू 2 है। आप अगर लिखना चाहें तो लिखें P प्राइस अगर 2 है और क्वांटिटी जो है वो 4 है, तो जब इसका एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब अगर प्राइस जो है 4 हो जाती है और क्वांटिटी 2 हो जाती है तो ये प्राइस में और क्वांटिटी में चेंज आ गया। अब प्राइस 4 हुई और क्वांटिटी 2 हुई। अब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए तो टोटल एक्सपेंडिचर 8 ही आएगा। पहले भी 8 था, अब भी 8 है। तो अब जो है ये हुआ है कि इसको आप कहेंगे कि प्राइस में और क्वांटिटी में इक्वल चेंजेस आई हैं, यानी 50 लेट के 100% चेंजेस आई हैं प्राइस में और 100% चेंजेस आई हैं क्वांटिटी में। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 8 आया और इलास्टिसिटी जो है वो 1 के इक्वल आई। अब अगर जो है लेट प्राइस 2 है और क्वांटिटी 4 है, अब प्राइस जो है 1 हुई, प्राइस में या प्राइस जो है आप 4 कर लें कि 2 से 4 हो गई है। जब आप पहले अभी एक्सपेंडिचर निकालेंगे अभी उसी तरीके से जैसे पहले केस में 8 आया एक्सपेंडिचर, इसी तरह से अभी भी 8 आएगा। अब आप चेंज उसमें करेंगे प्राइस में, लेट 2 से 4 प्राइस हो गई, तो अब जो है प्राइस में चेंज ज़्यादा आया है। अब क्वांटिटी में आप कम चेंज लाएंगे, लेट पहले जो है वो 4 थी क्वांटिटी और अब आप उसमें जो है 3 का चेंज ले आए लेट, तो अब आपकी जो प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है और क्वांटिटी के में चेंज कम आया है। तो जब आप एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो मे बी वो ग्रेटर देन भी हो सकते हैं और लेस देन भी।
तो प्राइस में चेंजेस अगर ज़्यादा आए और क्वांटिटी में चेंज कम आए, इट मीन्स क्वांटिटी का रिस्पांस कम है, तो इलास्टिसिटी जो होएगी वो लेस देन 1 होएगी। इसी तरीके से जब जो है आप निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन 1, तो और टोटल इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, या टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें आप ये करेंगे, उसमें क्वांटिटी का रिस्पांस ज़्यादा होगा, यानी प्राइस में कम चेंज आएगी, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आएगी। सेकंड मेथड जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड। दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। दैट इज़ elastic demand, percentage change in quantity demand over percentage change in price. Another method is geometric method. इसमें ये होता है, जो डिमांड लाइन होती है उसका आप पॉइंट लगा लेते हैं, उस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रा करते हैं। अब जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का, उसको हम कहेंगे लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, और जो उस पॉइंट से आगे एक्स एक्सिस पे होगा उसको हम कहेंगे अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो आप उसको मेजर कर लें, ज्योमेट्रिक तरीके से मेजर कर लें, तो जितना डिस्टेंस जो है वो अपर का है उसको नीचे रखें, और लोअर का जो है उसको ऊपर रखें, और इसको आप डिवाइड करके अपने आंसर निकाल सकते हैं। इनकम इलास्टिसिटी जो है वो क्या है कि जो अपने प्राइस इलास्टिसिटी निकाली है, वहाँ आपने कहा था कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी रिस्पांस करती है। अब आपने कहना है कि इनकम जो है चेंज होने से, जहाँ प्राइस होगी, फार्मूला भी ऐसे चेंज होगा कि जहाँ प्राइस होएगी वहाँ पे इनकम आ जाएगी। आई लिख लें चाहे वाई लिख लें, इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब आप कहेंगे, पहले आप प्राइस इलास्टिसिटी की जब डेफिनेशन करते थे तो आप कहते थे द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब वही डेफिनेशन है, जहाँ प्राइस है वहाँ इनकम का लफ्ज़ आ जाएगा बस, और डेफिनेशन आपकी इनकम इलास्टिसिटी की बन जाएगी, यानी द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। इसका जो आपका मैथमेटिकल फार्मूला है वो भी आप उसी तरीके से निकालेंगे जैसे आपने प्राइस इलास्टिसिटी निकाली। वही देखें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब if the proportion of income spent of goods remains the same as income increases, the income elasticity for the good is equal to 1. If the proportion of income spent on goods increases as income increases, then the elasticity of good is greater than 1. अगर आपकी इनकम जो है उसमें चेंज आने से आपकी डिमांड जो है वो बढ़ती है, तो इट मीन्स कि आप जो है आपकी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होएगी। और इफ़ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड्स डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, अगर इनकम बढ़ती है और आप किसी चीज़ की डिमांड को कम करते हैं, इट मीन्स कि इनकम इलास्टिसिटी गुड इज़ लेस देन 1। और ज़ाहिर है नॉर्मल गुड होएगी तो इनकम बढ़ने से वो पॉजिटिव इलास्टिसिटी आएगी इनकम, और अगर इंफीरियर गुड होएगी तो इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड कम होएगी, तो वो नेगेटिव आंसर उसका आएगा, इलास्टिसिटी नेगेटिव आएगी। आगे है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी जो है उसमें आप ये करते हैं कि क्रॉस मीन आपने जो पहले पढ़ा है उसमें ये है कि आपने उसी चीज़ की प्राइस लेते हैं और उसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड का रिस्पांस लेते हैं। अब आप प्राइस जो है लेट एक्स की लेते हैं और रिस्पांस वाई का है, या आप वाई की प्राइस ले सकते हैं और रिस्पांस आप एक्स का नोट करेंगे। तो आप कह सकते हैं द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ
the degree of responsiveness of quantity demand of goods Y due to change in the price of commodity X. अब X की प्राइस चेंज हो रही है और जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है वो अपने मेजर करना है Y का। इसका मतलब ये है कि जो P है फार्मूला इलास्टिसिटी का वही रहेगा, लेकिन प्राइस के साथ आप X लिख दें और क्वांटिटी के साथ आप Y लिख दें। अगर आप नोट करें ये एक्स वाई ना पढ़ें आप, तो ये देखिए डेल्टा क्यू और डेल्टा पी इज पी बटा क्यू। तो ये वही फार्मूला है जो आप क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए आप यूज़ करते हैं। अब जस्ट आप यहाँ पे जो किया गया है वो ये है कि वाई की प्राइस के चेंज आने से एक्स की क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो द रिस्पॉन्सिवनेस इट measure the responsiveness in the quantity demand of one commodity when a change in price takes place in another good. The measure is calculated by taking the percentage change in quantity demand of one good divided by percentage change in the price of substitute good. Let अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो दो चीज़ों में मेजर की जा सकती है, दो तरह की, एक कम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं और एक जो है सब्स्टिट्यूशन गुड्स हो सकती हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स विच आर डिमांडेड जॉइंटली और कंप्लीट ईच अदर, उसको हम कहते हैं जनाब कि ये वाली एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं और इकट्ठी डिमांड की जाती हैं। और सब्स्टिट्यूटेड गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो कि इन प्लेस ऑफ ईच अदर जो हैं वो डिमांड की जाती हैं, वो इकट्ठी डिमांड नहीं की जाती, इकट्ठी की भी जा सकती हैं लेकिन इकट्ठी नहीं की जाती, वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसको। नंबर वन इसमें ये है कि अब जब जो है देखें लेट के कम्प्लीमेंट्री की पहले बात करें तो कार और पेट्रोल की आप मिसाल लिखेंगे, तो कार की अगर प्राइस बढ़ती है तो उससे क्या होगा, कार की प्राइस बढ़ने से देखिए एक इंक्रीज़ करती है और प्राइस कार की जब बढ़ेगी तो लोग जो हैं वो पेट्रोल कम डिमांड करेंगे, यानी प्राइस बढ़ी और डिमांड कम, दिस इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इसकी इलास्टिसिटी जो क्रॉस इलास्टिसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब चूंकि ये हुआ कैसे कि जब कार की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कार कम डिमांड करेंगे और जब कार की डिमांड कम करेंगे तो ज़ाहिर पेट्रोल भी कम डिमांड करेंगे। तो इस तरह से चूंकि ये चीज़ें इकट्ठी डिमांड की जाती हैं और कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, लिहाजा जो हैं इनमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब पॉजिटिव जो है इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी कब होएगी, जब चीज़ें जो हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होएंगी, यानी अगर कोक की प्राइस बढ़ती है तो उससे पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है। कोक की प्राइस, क्योंकि कोक की जो सब्स्टिट्यूट है वो है पेप्सी, तो जब कोक की प्राइस बढ़ती है लोग उसकी डिमांड कम करेंगे तो लोग दूसरी चीज़ जो है कोल्ड ड्रिंक उसकी प्राइस यानी पेप्सी की प्राइस को ज़्यादा कर देंगे। तो ये भी सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो जब आप क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे तो दैट वुड बी पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूशन गुड्स के वजह से जो क्रॉस इलास्टिसिटी आएगी वो पॉजिटिव होएगी और कम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। लेट के टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू, ये वाला जो है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू, ये वाले जो हैं दिस इज प्राइस, और ये वाला जो टेबल है आप मोनोपोली के लिए यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे आप मार्जिन रेवेन्यू कैसे होगा, आप एवरेज भी निकाल सकते हैं यहाँ से कि आप लेट के सबसे पहले कि प्राइस है, क्वांटिटी है और आपने टोटल रेवेन्यू कैसे निकालना है कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 10 है और क्वांटिटी डिमांड 1 है और 9 हो जाएगी तो 2 हो जाएगा और 8 और 3, तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो टोटल रेवेन्यू आता जाएगा। मार्जिन रेवेन्यू कैसे निकालना है कि टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है दैट इज़ देखें 10 और 18 में जो चेंज आ रहा है टोटल रेवेन्यू में वो 8 का है, तो उसने मार्जिन रेवेन्यू में 8 लिखा। 18 और 24 में 6 का चेंज, 24 और 28 में 4 का चेंज और 28 और 30 में 2 का चेंज आए। तो इस तरह से एवरेज रेवेन्यू जब निकालेंगे तो आप टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के ऊपर, टोटल रेवेन्यू को आप डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के ऊपर और यानी 10 और 1
एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा 1, 18/2, 24/3 और 28 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, इसी तरीके से 30 को 5 पे, 30 को 6 पे, तो आपके पास ही आता जाएगा। दिस इज नाउ, अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रोडक्शन की जानब कि व्हाट इज प्रोडक्शन को। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन जो है बड़े अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि असल में जो इनपुट को हम ट्रांसफ़र करते हैं आउटपुट के अंदर, इनपुट को आपने ट्रांसफ़र किया आउटपुट के अंदर, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। फॉर एग्जांपल इनपुट्स ऑफ शुगर, कैन, कैपिटल, labor are used to produce sugar. Production includes not only production of physical goods like cloth or rice, but also production of services like those of a doctor, teacher, lawyer. तो ये भी जैसे तालीमी इदारों की जो प्रोडक्शन है वो या मेडिकल कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की प्रोडक्शन भी है, ज़ाहिर है वो इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर या इस तरह से, तो दिस इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन दिस इज क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ I1, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट n। प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन आप करेंगे इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट from a given quantity of input in a particular time period. It includes only technically efficient combination of inputs with the given technology. तो आपने क्या करना है, आपने जो गिवन आपके इनपुट्स होंगे यहाँ पे उनको आपने चेंज करना है आउटपुट में विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको आप बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। लेट के पहला प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और उसके बाद है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, एक शॉर्ट रन का है और एक लॉन्ग रन का है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट रेफर्स टू प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन वेयर देयर इज अ लीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स सप्लाई एंड अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल सप्लाई। एक फैक्टर कम से कम जो है वो फिक्स होगा और दूसरे जो सारे हैं वेरिएबल होंगे। इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन विल इंक्रीज व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड with the fixed factor. Fixed factor refers to those factors whose supply cannot be changed during short run. For example, land, plant, factory building, minimum electricity bill, etc. Long run production function क्या है कि आपके सारे फैक्टर जो हैं वेरिएबल होते हैं। It refers to production in the long run where all factors are variable in variable supply. In the long run, production will increase when all factors are increased in the same proportion. Variable factors refer to those factors whose supply can be varied or changed. For example, raw material, daily wages, etc. What are concept of जो है this is for total production कि आप यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ा रहे हैं तो आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट RTP. So it is defined as the total quantity of goods produced by a firm with a given input during a specified period of time. तो अब देखें ज़रा इसमें जो है इसमें जो है अब इसमें जो है तीन चीज़ें आप देखेंगे। सबसे पहले जो है ये पॉइंट ए तक जो है आप देखें
एक बिहेवियर है कि प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हो रही है, या इसमें आप कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और उसके बाद ए से बी भी आप देखें और सी तक देखें जहाँ मैक्सिमम है, तो ए से बी पे प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड से बढ़ रही है या डिक्रीजिंग रेट है। और उसके बाद देखें आप सी से आगे टी पी तक जो है वो प्रोडक्शन गिर रही है। यानी जब आप 1 से लेके 3 तक यूनिट लगाते हैं लेबर के, तो टोटल प्रोडक्शन राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। 4 से 6 से लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन राइजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। और उसके बाद सी पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, और उसके बाद अगर आप लेबर लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो गिरती है। दिस इज़ एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालनी है आपने, फार्मूला इसका टोटल प्रोडक्शन ओवर लेबर। तो दिस इज़, और उसके जो भी कॉलम में जो भी नंबर आएंगे तो आप जो हैं एक्स एक्सिस पे लेबर लेके और इधर जो है वो नंबर लेंगे उसी लिहाज से जिस लिहाज से वो नंबर आए हुए हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है तो आप 1 का डिस्टेंस रख सकते हैं इसके अंदर। अगर ज़्यादा नंबर हैं तो फिर आप जो हैं डिस्टेंस उसी तरह से ले सकते हैं जिससे वो पूरा इसमें आ जाए। अच्छा, उसके बाद टीपी का ये फार्मूला है कैसे टोटल प्रोडक्शन को आपने एपी में कन्वर्ट किया है, तो टोटल प्रोडक्शन ओवर लेबर। आगे है मार्जिन प्रोडक्शन। तो इसमें यह है कि आपने देखना है व्हाट इज़ मार्जिन प्रोडक्शन। तो मार्जिन प्रोडक्शन चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ओवर चेंज इन लेबर इनपुट। तो जो भी प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जा रही है उसमें चेंज कितना आ रहा है। लेबर में चूँकि 1 का चेंज आप लाते हैं, एक चेंज आप लेके आते हैं लेबर का, इसलिए डिनोमिनेटर में आप 1 लिखेंगे और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट उसमें आप जो भी प्रोडक्शन है चेंज है उसमें लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसमें देखें शेप इसकी द एमपी का राइजेज इनिशियली, आप देखें शुरू में जो ये इंक्रीज ये राइज कर रहा है। उसके बाद व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम एमपी इज 0 बार, एंड देन जो है ये इंक्रीज करता है ये वाला, और ये यहाँ पे क्या जो है एमपी 0 है और यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होएगी। और देखें पहला जो इसका ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, उसके बाद ये डिक्रीज करता है, फिर 0 हो जाता है और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। दिस इज एमपी निकालनी कैसी है कि टोटल प्रोडक्शन में चेंज देखें कितना आ रहा है। जैसे 0-4 में चेंज 4 का है, 4-10 में जो है 6 का है, 10-8 में जो है वो 8 का है। तो इस तरह से आप एमपी निकाल सकते हैं। ये वाली जो क्वेश्चन है दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट टर्म का प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है सारा, तो आप उसमें उसको बाकायदा नाम से जो आएगा वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एमपी और एपी, तो इसमें रिलेशनशिप क्या है कि शुरू में एमपी जो है नंबर 1 रिलेशनशिप ये है कि एमपी देखें सबसे पहले जो है 4, 6, 8, ये पहले 3 यूनिट देखें तो एमपी जो है इज़ ग्रेटर देन एपी 4, 5, 6। फिर 6 और 6 एमपी एंड एपी आर इक्वल, ये 2 रिलेशनशिप हो गए। तीसरा रिलेशनशिप देखें 5.6 और 4, 5, 2, that is AP is greater than MP. Next MP is 0 and AP is positive but decreasing. उसके बाद MP नेगेटिव हो जाती है बट AP is still positive। तो इसको आप अगर ड्रा करना चाहें तो MP और AP को ड्रा कर सकते हैं। ये देखें वही वाले रिलेशनशिप आएंगे कि ये MP is greater than AP और यहाँ पे MP और AP बराबर हैं, और यहाँ पे देखें AP इज़ ग्रेटर देन MP और यहाँ पे MP जो है वो 0 है 7 पे, और 8 जब आप यूनिट ऑफ लेबर लगाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, और जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है तो उस वक्त तक आपका जो है जो MP है वो पॉजिटिव होती है। टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है तो MP आपकी 0 होती है, और टोटल प्रोडक्शन जो है जब
गिरती है इट मीन्स कि आपकी एमपी नेगेटिव हो गई थी, और एमपी नेगेटिव हो तो आपका टोटल प्रोडक्शन गिरता है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब एमपी बढ़ती है तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, जब टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू होती है तो आपकी जो एमपी है, आपकी टोटल प्रोडक्शन है, वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, क्योंकि आपकी एमपी भी डिक्रीज। तो एमपी इज़ द रेट एट विच टोटल प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग, यानी एमपी बता रही है किस रेट से एमपी बढ़ रही है। ये देखें, एमपी पहले ऊपर जा रही है, जिसका मतलब है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। एमपी कम हो रही है, इसका मतलब है टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीजिंग रेट से। और एमपी ज़ीरो तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम, एमपी नेगेटिव तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एपी। उसके बाद आगे हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। This is law of variable proportion. The law of variable proportion states that as we imply more and more units of variable input, that is labor, keeping other inputs fixed, the total product increases at increasing rate in the beginning, then increasing at diminishing rate and finally starts falling. तो तीन हमने उसमें टोटल प्रोडक्शन में ट्रेंड देखे हैं। पहले प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर प्रोडक्शन टोटल मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाती है। दीज आर अजम्पशंस। 3 phases ऑफ प्रोडक्शन। फेज 1 जब आपकी मार्जिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। फेज 2 जब मार्जिन प्रोडक्शन गिरते गिरते ज़ीरो हो जाती है। और फेज 3 जब मार्जिन प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाती है। फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, अब आपने लॉ ऑफ रिटर्न पढ़े हैं। दिस इज फेज 1। इसमें क्या है कि आपके यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड इनपुट, दैट इज ये देखें फिक्स्ड इनपुट, और एक वेरिएबल जो है इनपुट आपका है लेबर, उसमें आप जब चेंज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर रही है। अब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे कर रही है कि पहले ने 4 दिया यूनिट्स, दूसरे ने 10 दिया, तीसरे ने 20 दे दिया। अब इनको आप प्लस करेंगे 4 और 4 और 10 को प्लस किया तो 14, और फिर उसके बाद जब 14 आया, 14 को जो आप 20 में प्लस करेंगे तो 34, और 34 को आगे अगले वाले में एमपी में करेंगे 16 में तो आपके पास आ जाएगा 50। तो असल में जो लॉ ऑफ रिटर्न है वो आपने ड्रा करना है मार्जिन प्रोडक्शन से। देखिए मार्जिन प्रोडक्शन पहले क्या है, दिस इज इंक्रीज कर रही है, फेज 1 में इंक्रीज कर रही है, तो इसको बोलेंगे आप कि इफ मार्जिन प्रोडक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू द one additional unit of labor, every additional unit of labor, if margin product increases by keeping other factors of production fixed, then the return will be increasing, and this is called law of increasing return. फेज 2 में देखें आप तो ये एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, यानी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज कर रही है, अब लेबर लगा रहे हैं। तो फेज 2 में एमपी जो है 16 है, 12 है, 8 है, 4 है, तो आप जो है इसको आप कहेंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। और फेज 3 है -4 -8, यानी अब मार्जिन प्रोडक्शन ज़ीरो होने के बाद नेगेटिव हो गई है, तो इसको आप जो है नेगेटिव वाला जो है दैट इज़ फेज। अब जो है दिस इज अनदर जो है एक्सप्लेनेशन। दोबारा से उसने एक्सप्लेन किया हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इन डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो 3 फेज हैं। तो आपने जो है अगर कांस्टेंट रहता है किसी फैक्टर को उसी करने से तो कांस्टेंट रिटर्न भी यानी आप अगर आपकी एमपी जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती,
लेट के आप एक लेबर लगाते हैं, उसकी प्रोडक्शन भी 10 है, दूसरे की भी 10, तीसरे की भी 10, तो ये वाला जो है ये वाला कांस्टेंट रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि एमपी ही जो है आपका रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताती है। दिस इज कॉस्ट। देखें ये वाला कॉस्ट जो है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, और शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आप जब सम करते हैं तो ये बन जाता है टोटल कॉस्ट। और फिर जब आप टोटल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं तो आपको जो कॉस्ट मिलते हैं वो है टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जब क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो उसके बाद आगे हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होते, क्योंकि लॉन्ग रन में वेरी करती है हर चीज़, और उसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट। और उसमें जो है आप जब एवरेज लेंगे टोटल कॉस्ट का तो दैट इज़ LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और उसके बाद उसमें आप टोटल कॉस्ट में शॉर्ट रन में जो चेंज आएगा वो भी आपका MC, और टोटल कॉस्ट में लॉन्ग रन में जो चेंज आएगा दैट इज मार्जिनल LMC। उसके बाद एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है, इफ देयर इज monetary transaction in any cost, it would be explicit cost. If there is no monetary transaction in any kind of cost, it would be implicit। जैसे इसकी एग्जांपल दी जा सकती है कि अगर जो बिल्डिंग है वो अगर जो है फर्म ऑनर की अपनी है तो लेट के वो खुद को रेंट जो है उसके लिए मॉनिटरी ट्रांजैक्शन की ज़रूरत नहीं है उसको, लेकिन अगर बिल्डिंग किराए की है तो ज़ाहिर है उसको मंथली किराया देना पड़ेगा, देयर वुड बी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, और उस वक्त ये वाला एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को कंसिडर करती है, वाल अकाउंटिंग ऑन इंक्लूड्स या अकाउंट्स जो डिस्कस किए जाते हैं अकाउंटिंग में वो सिर्फ एक्सप्लिसिट होते हैं। जी आगे उसने फार्मूला दिया हुआ है टोटल कॉस्ट, दैट इज़ TFC प्लस TBC, टोटल फिक्स कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का नाम ही सप्लीमेंट्री कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा कि AC इज इक्वल टू FC, यानी AC जो है टोटल कॉस्ट ओवर Q, AFC आएगा TFC ओवर Q, और ABC आएगा TBC ओवर Q। उसके बाद देखें इसके कुछ रिलेशनशिप हैं वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। अब वाई कॉस्ट क्यों होते हैं, आपने पिछले अभी पढ़ रहे थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो लेबर को आप एम्प्लॉय करते हैं,
अब ज़ाहिर है लेबर को एम्प्लॉय करेंगे तो उसको आप पेमेंट करनी पड़ेगी, उससे कॉस्ट वजूद में आता है। तो C इज़ द फंक्शन ऑफ Q क्वांटिटी। A cost function shows the functional relationship between output and cost of production, यानी cost is the function of quantity। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, इसको आप देखें, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि तमाम इनपुट के ऊपर जो है वो फिक्स रहती है। लेट के ये रेंट है, तो शॉर्ट टर्म में ज़ाहिर है जब तक आप प्रोडक्शन करते जाएंगे तो रेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 1 पे भी 10,000, लेट 2 पे भी 10, 3 पे भी 10 और 4 पे भी 10। अब इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट आर ओवरहेड एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरीज ऑफ परमानेंट वर्कर्स, डेप्रिसिएशन मशीनरी, इंश्योरेंस अमाउंट है। तो ये एग्जांपल है इसकी। लेट वेरिएबल कॉस्ट, this is comparison between fixed cost and variable cost। अब इनकी डायग्राम देखें। अगर आप टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ड्रा करेंगे तो दिस इज इन्वर्टेड एस, और उसके बाद ऑलमोस्ट इनका थोड़ा सा पैरेलल, नो डाउट यहाँ से जाके थोड़ा सा ये भी तेज़ी से ऊपर जाएंगे, बट आप कह सकते हैं कि देयर इज़ पैरेलल जो है वो पैरेलल इंक्रीज, या ये पैरेलल जो है रन करते हैं। और टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि वो फिक्स रहता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। उसके बाद आगे AFC कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे TFC को क्वांटिटी पे तो आपको एक डिक्रीजिंग ट्रेंड या नेगेटिव स्लोप वाली लाइन मिलेगी AFC, और ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। उसके बाद आपके पास TFC है, तो TFC जो ABC है, तो ABC जो है वो ज़ाहिर आप TBC से निकालते हैं। और इसमें यह है कि जैसे लेट के B पॉइंट इसने लिया हुआ है कि B पॉइंट पे देखें आपके TBC कितने हैं और क्वांटिटी कितनी है। अब डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर ये एवरेज कॉस्ट है, तो आप इसके ऊपर TBC के ऊपर पॉइंट लेते जाएंगे और उसको आप एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे और वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे। वाई एक्सिस पे ड्रा करने से आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा और इधर क्वांटिटी मिलेगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अपने क्वांटिटी पे डिवाइड करना है तो आपके पास ये ABC आता जाएगा, और ये भी एक U शेप जो है एक आपको मिलेगा जी। उसके बाद AC है, तो ज़ाहिर है ये TC से आप निकालेंगे। तो अब ये एवरेज है, लेट के TC ये था, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आता जाएगा, उसको भी आप ड्रा कर लेंगे, दैट इज़ आल्सो U शेप। अब बहुत अहम बात है, दिस इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। The U shape of AC curve is due to the law of variable proportion. The law states that initially, when variable factor is combined with the fixed factor, production increases at an increasing, implying AC falls. प्रोडक्शन पहले देखें AC गिर रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ा था फेज नंबर 1 कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करती है एवरेज प्रोडक्शन। इट मीन्स कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो गिर रही है, फिर एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, उस वक्त आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, फिर एवरेज प्रोडक्शन जो है वो फॉल करना शुरू होती है, तो इट मीन्स कि आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड ABC कर्व, इसको अब देखें। दिस इज ये एवरेज कॉस्ट कर्व हैं कि जिसमें AC और ABC ऑलमोस्ट पैरेलल जा रहे हैं, लेकिन एक किस्में जो है वो फ़र्क रखिएगा, दीज आर पैरेलल, बट जो मिनिमम पॉइंट है वो देखें
जो मिनिमम पॉइंट है ABC का दैट इज़ ऑन टू, और जो AC का है वो 3 के ऊपर है। यानी आपने जो ABC है उसका मिनिमम पॉइंट पहले आएगा। AC ऊपर इसलिए है कि AFC और ABC को जमा करते हैं तो आपके पास AC आता है, इसलिए AC तो ऊपर होगा। अब दूसरी बात जो है कि इनका मिनिमम पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा, तो AFC का मिनिमम पॉइंट जो है ABC का मिनिमम पॉइंट जो है पहले आएगा और AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा, क्योंकि AFC स्टिल जो है फॉलिंग। तो 3 के ऊपर जो है इसका मिनिमम पॉइंट है। लेट देखिए ये TVC है या टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट जो है उसमें जो चेंज आता है उसको हम MC कहते हैं, और दिस इज नॉट TVC, दिस इज TC if it is शॉर्ट रन। और अब जो चेंज आएगा यहाँ से आप इसका ट्रायंगल बना सकते हैं, वो आपको बताएगी कि इधर चेंज 10 से 20 और उसके बाद यहाँ पे देखें लेट, यहाँ से अब यहाँ गए हैं, इधर इस पॉइंट से यहाँ पे गए हैं, तो आप इधर अगर चेंज देखें तो 10 से 20 यानी 10 का चेंज आया है, और 1 से आप गए हैं 2 के ऊपर तो 1 का चेंज आया है। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया 10, फिर 20 से 30 पे आप गए और ये वाला, उसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और इस तरह से आप करके चलते जाएंगे। जी, तो चेंज जो है जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उसको आप जो है MC कहेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC का, तो इसमें भी यही है। ये वाला रिलेशनशिप देखें, ये वाला MC और AC में सबसे पहला रिलेशनशिप ये है कि MC और AC दोनों फॉल करते हैं। पहला इनका जो फेज है कि दोनों फॉल करते हैं, और बट MC इज लेस देन ABC, लेस देन AC। दोनों फॉल करते हैं बट MC इज लेस देन AC। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों इक्वल हैं इस B पॉइंट पे, और तीसरा फेज ये है कि फिर दोनों राइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन MC इज ग्रेटर देन AC। जब फॉल करते हैं तब MC AC से कम होते हैं, जब राइज करते हैं तब भी MC जो है AC से ज़्यादा होते हैं। ये उसने तीनों लिए। आप देखें MC जो है कर्व वो कट कर रहा है, देखें ABC को और AC को। अब ये वो वाली बात है कि अगर इसका मिनिमम पॉइंट पहले ना होता तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चली जाती। अब MC जो है बिल्कुल ऐसे टिक या हॉकी की तरह बना हुआ है, और ये गुजर रहा है पहले B से, और फिर नेक्स्ट जो है C पॉइंट से गुजर रहा है। तो अगर जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर होता, दोनों के मिनिमम पॉइंट एक ही जगह पे होते तो फिर ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होती। तो ये हमने देखा है पीछे ड्रा करते हुए MC का जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो इस तरह का नहीं आता कि आप जो है बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रा करें। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, अब देखें LAC जो है यहाँ पे एक इसमें स्ट्रेच आ गया है, वहाँ यू शेप थे, यहाँ पे यू शेप नहीं है। तो चूँकि फर्म जो है यहाँ पे स्केल जो है वो चेंज कर सकती है, और यहाँ पे कोई फिक्स फैक्टर नहीं है, तो इसके भी 3 फेज LAC के हैं यहाँ पे, या इनका भी रिलेशनशिप 3 जो है LAC और LMC फॉल करते हैं, लेकिन LAC इज़ लेस देन या LMC इज़ लेस देन LAC, और M पॉइंट के दोनों बराबर हैं, और LMC इज़ ग्रेटर देन LAC
द लास्ट फेज। अब LAC का देखें, पहले गिर रहे हैं और फिर उसके बाद मिनिमम और उसके बाद बढ़ रहे हैं। तो गिरना जो है वो इकोनॉमीज को शो करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका गिरना जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को शो करता है LAC का। और फिर ये मिनिमम यानी आप ऑप्टिमम जो है एफिशिएंसी इंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद जो है इंक्रीज करने का मतलब ये है कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो इम्प्लाई कर गई हैं। What is LAC? LAC is shows the minimum cost per unit of producing each level of output when the capacity of the firm can be varied. This is about revenue. आपने कॉस्ट वाला देख लिया। अब टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज़ टोटल रेवेन्यू, उसमें आप जो हैं रेवेन्यू इज़ द मनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। यानी आप जब चीज़ जो है सेल करते हैं उससे जो आपको रकम मिलती है उसको आप रेवेन्यू कहेंगे। और टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू है पहले, टोटल और एग्रीगेट ऑफ प्रोसीड्स टू द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी, जो आपको अभी निकालेंगे कैसे, TR इज इक्वल टू प्राइस ज़रा क्वांटिटी। और उसके बाद सेकंड टाइप इसकी एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यानी टोटल रेवेन्यू को आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के ऊपर। लेट के 500 रुपये आपको पूरा दिन चीज़ें बेच के हुई और आपने 5 चीज़ें बेची थी, तो इट मीन्स कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है दैट वुड बी 100। थर्ड टाइप दैट इज मार्जिन रेवेन्यू। मार्जिन रेवेन्यू इज एडिशनल मेड टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन और मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। यानी इसका फार्मूला जो है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, डेल्टा TR ओवर डेल्टा Q। रिलेशनशिप आप देख सकते हैं जेनरल, इसका रिलेशनशिप जो है दो तरह से आ सकता है। केस 1 में अब रिलेशनशिप का डिस्कस करते हैं। केस 1 इसका ये होगा कि क्या फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, और व्हाट इज प्राइस टेकर। In perfect competition, firm is price taker. There are so many buyers and sellers that no individual buyer or seller can influence the price of the commodity. तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ना परफेक्ट कंपटीशन में दिस इज प्राइस टेकर, फर्म इज प्राइस टेकर। अब इसमें देखें जो अगर फर्म जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, आपने TR, AR और MR देखने हैं, तो उसमें देखें प्राइस जो होती है आपको पता है उसकी परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशन है कि प्राइस फिक्स रहती है। आप क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हैं तो आपने TR निकालना है, तो प्राइस और क्वांटिटी को ज़रब देंगे, तो TR इज इक्वल टू P ज़रब Q, तो आपके पास TR आ जाएगा। और उसके बाद आप AR निकालना चाहते हैं तो TR को आप डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के ऊपर, और उसके बाद आप एवरेज रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं, एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू कि TR में चेंज कैसे आ रहा है। तो तीन चीज़ें यहाँ से आप सीख रहे हैं कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू जो हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल होते हैं। तो रिलेशनशिप ये TR देखें, दिस इज स्ट्रेट पॉजिटिव लाइन। अगर आप देखें TR इंक्रीज कर रहा है 10, 20, 30, 40, 50, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज़ का स्लोप सेम है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और दूसरा ये देखें तीन चीज़ें यहाँ प्राइस कंपटीशन में इक्वल है, यानी प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू। दिस इज़ आल्सो
कॉल्ड डिमांड लाइन। तो एवरेज रेवेन्यू जो है प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू तीनों जो हैं परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल होते हैं। सेकंड केस, आप टाइप्स ऑफ रेवेन्यू या टाइप वो पढ़ सकते हैं। पहले फेज में देखा अगर प्राइस जो है ना, फर्म जो है वो प्राइस टेक करो, इफ फर्म इज प्राइस मेकर, इफ फर्म इज प्राइस मेकर, उस वक्त रेवेन्यू जो है वो किस तरह से होंगे, दिस इज आउटपुट, और फर्म जो है अपनी आउटपुट ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम कर रही है, यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस नहीं होएगी। तो आप जब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू, और उसके बाद आप मार्जिन रेवेन्यू निकालेंगे और आप एवरेज रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो टीआर को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के ऊपर, और यहाँ से आप सीखेंगे तीन चीज़ें यहाँ से आएंगी। एक चीज़ आएगी इसमें कि दो चीज़ें बराबर, परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज़ें बराबर थी, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ P इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, यानी अगर आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो फिर भी यही आता है कॉलम। तो यहाँ प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब देखें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू उसने डायग्राम बनाई है, और ये अब देखें 10, 8, 24, यानी डिक्रीजिंग रेट से वो वाला जो है वो बढ़ रहा है, और उसके बाद ये गिरे मैक्सिमम होगा और गिरेगा भी। और यहाँ पे देखें अगर आप ऊपर देखें तो मार्जिन रेवेन्यू जो है 10, 10, 8, 9, 8, 6, 7, 4, यानी एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिन रेवेन्यू। अब देखें दिस इज नेगेटिव एवरेज रेवेन्यू या प्राइस, और दिस इज जो है मार्जिन रेवेन्यू। तो अब इसका आपने बनाने का तरीका ये है कि आपने, अगर आप हम इसका स्लोप निकालते हैं तो MR का स्लोप -2 आता है और एयर का स्लोप -1 आता है, यानी इसका जो स्लोप है वो नेगेटिवली डबल होगा देन AR। MR का स्लोप जो है वो डबल होगा, यानी MR फास्ट डबल देन AR। तो अगर आप स्लोप निकालते हैं तो ये वाला जो है ये डबल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जो है MR और TR, ये आसान सा, ये भी आप पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम देखें जब मार्जिन रेवेन्यू जो है वो 0 के बराबर है तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, और इसके ऊपर जो डिमांड लाइन, चूँकि AR को हम डिमांड लाइन भी कहते हैं, तो इसके ऊपर जो होगा वो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले पढ़ा हुआ है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए जो है जो फर्म इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो उसकी डेफिनेशन बनती है वो यही है कि कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब अपनी गिवन इनकम से वो मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर रहा होगा। और प्रोड्यूसर जो होता है, फर्म जो होती है वो उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर रही होती है और अपने गिवन जो है इनपुट्स की के लिए। और यहाँ पे एक अप्रोच जो है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज़ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ऑफ द प्रोड्यूसर थ्रू MR एंड MC अप्रोच। अब आप पीछे MR भी पढ़ चुके हैं और MC भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो है दैट इज़ MC इज इक्वल टू MR, और दूसरी कंडीशन ये है स्लोप ऑफ MR इज लेस देन स्लोप ऑफ MC, या स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। This is price,
और ये टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू जो चेंज आ रहा है उसको आप कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। और टोटल कास्ट जो आपने पीछे लिखे थे, अब इसमें जो चेंज आएगा दैट इज एमसी। तो शुरू में देखें एमसी इज इक्वल टू एमआर, और यहाँ पे देखें एमसी इज लेस देन एमआर और इक्विलिब्रियम एमसी इज ग्रेटर देन एमआर। तो यहाँ पे आपका जब एमसी इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे होएगी जब एमसी इज इक्वल टू एमआर होगा, ना कि यहाँ पे थर्ड वाले में नहीं होएगी। बल्कि अगर डायग्राम एक देखें तो अब देखें यहाँ पे दिस इज डायग्राम, ये परफेक्ट कंपटीशन के लिए एक डायग्राम आप देखेंगे। दिस इज इनपुट आउटपुट x1 x2 x3 x4, और इधर आप प्राइस और कॉस्ट रखेंगे। तो ये देखें ये वही हाकिम में आपके पास MC, और आपने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कांस्टेंट रहते हैं। तो दो पॉइंट हैं जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, यानी A और B पॉइंट पे आपका जो MC है और MR जो है वो इक्वल है। लेकिन अब देखें जो इसका स्लोप है, ज़ाहिर है ये तो चेंज इसमें आ ही नहीं रहा है MR में, यानी y एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, P फिक्स है। तो जब y एक्सिस चेंज ना कर रहा हो तो स्लोप जब हम निकालते हैं तो दैट इज़ डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो y में तो y एक्सिस में तो चेंज आ ही नहीं रहा, तो 0 बटा डेल्टा x। तो अगर ऊपर 0 हो तो इसका आंसर 0 होता है। तो इसका मतलब है जो स्लोप इसका है MR का वो है 0। अब इसका स्लोप तो 0 है। अब हम बात करते हैं कि पहली कंडीशन तो यहाँ पूरी हो रही है A पे भी और B पे भी, यानी MC MR के बराबर है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि स्लोप ऑफ MC मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। अब हम ये देखेंगे क्या A पे स्लोप MC का ज़्यादा है MR से या B पे ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखें कि A पे ऊपर जो है आप देखें MC जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो दैट इज़ इंडिकेटिंग नेगेटिव लाइन, नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव जो है वो लेस होता है, यानी MC का स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे, और MR का तो पूरी लाइन पे 0 स्लोप है। तो 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव। सो A पॉइंट के ऊपर जो स्लोप MR का है वो ग्रेटर है, लिहाजा A पॉइंट के ऊपर सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अब B पे देखते हैं। B पे देखें, यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये आपका पॉजिटिव लाइन बन रही है, यानी ऊपर जा रही है, तो स्लोप पॉजिटिव है। कोई भी नंबर हो स्लोप का, तो ज़ाहिर स्लोप जो है यहाँ पे B पॉइंट पे MR से ज़्यादा होगा। तो लिहाजा जो है आपका जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो B पॉइंट में बनेगा। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपके पास x3 है और इक्विलिब्रियम प्राइस आपके पास P है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी हमने फर्म इक्विलिब्रियम अगर देखना है तो यहाँ B के ऊपर दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, यानी MC इज इक्वल टू MRB है और स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MRB है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मार्केट्स को कवर करेंगे और साथ जो है वो जो मैनेजरियल थेरीज हैं वो भी इंशाल्लाह तीनों हम करते हैं साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।